नमस्कार। जरा एक पल के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो कपड़े पहने हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस मोबाइल पर ये सब देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं तो बना है ना। तो आज हम उसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में, जो चुपचाप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे देश की तरक्की को चलाती है। इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए हरीश की कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, दिवाली का माहौल है। हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार में है। चारों तरफ रौनक ही रौनक है। दुकानें कपड़ों, जूतों, बर्तनों, चीनी और जगमगाते दियों से सजी हुई हैं। अब हरीश की तरह ही हमारे मन में भी ये सवाल आ सकता है कि भाई, ये इतनी सारी चीजें आती कहाँ से हैं? ये जूते, ये कपड़े, ये चीनी, ये सब बड़े बड़े कारखानों में मशीनों से बनकर निकलते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल। तो ये विनिर्माण, या जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये किसी कच्ची चीज को लेकर उसे किसी ज्यादा कीमती चीज में बदल देने का प्रोसेस है। जैसे लकड़ी बन जाती है कागज, गन्ना बन जाता है चीनी, और जमीन से निकला लौह अयस्क बन जाता है मजबूत स्टील। ये एक तरह का जादू ही है जो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अच्छा, अब जो बात वाकई में कमाल की है वो ये है कि ये उद्योग सिर्फ चीजें नहीं बनाते, ये किसी भी देश का भविष्य बनाते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ये सुनने में एक बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन ये 100% सच है। असल में किसी देश की आर्थिक तरक्की को मापने का सबसे बड़ा पैमाना ही यही है कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी मजबूत है। तो ये होता कैसे है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो उद्योग खेतीबाड़ी को मॉडर्न बनाते हैं, उन्हें ट्रैक्टर और पंप जैसी मशीनें देकर। इससे लोगों की सिर्फ खेती पर निर्भरता कम होती है, उन्हें फैक्ट्रियों में नई नौकरियां मिलती हैं, जिससे बेरोजगारी और गरीबी कम होती है। और फिर जब इन बनी हुई चीजों को हम दूसरे देशों को बेचते हैं, तो देश में विदेशी मुद्रा आती है, जो अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा ताकत देती है। तो मतलब साफ है, ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। कृषि और उद्योग अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये तो हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। उद्योगों को अपने कच्चे माल के लिए किसान चाहिए, और किसानों को अपनी मशीनों और खाद के लिए उद्योग। ये एक ऐसी साझेदारी है जो पूरे देश को आगे ले जाती है। अब देखिए, उद्योगों की ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसे ठीक से समझने के लिए इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण काम कैसे करता है। सबसे पहला और आसान तरीका है ये देखना कि कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल आ कहाँ से रहा है। अगर वो खेतों से आ रहा है, जैसे कपास या गन्ना, तो वो हो गया कृषि आधारित उद्योग। और अगर वो जमीन के नीचे से यानी खदानों से आ रहा है, जैसे लोहा या बॉक्साइट, तो वो हुआ खनिज आधारित उद्योग। सिंपल। अच्छा, उद्योगों को बांटने का एक और तरीका है ये देखकर कि उनका मालिक कौन है। अगर मालिक सरकार है तो वो पब्लिक सेक्टर है, जैसे स्टील बनाने वाली सेल। अगर मालिक कोई प्राइवेट इंसान या ग्रुप है तो वो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे टिस्को या बजाज। जब सरकार और प्राइवेट मिलकर चलाते हैं तो वो जॉइंट सेक्टर कहलाता है। और एक होता है सहकारी क्षेत्र, जिसमें मजदूर या उत्पादक खुद ही मालिक होते हैं, जैसे महाराष्ट्र की कई चीनी मिलें। तो चलिए अब जरा कृषि आधारित उद्योगों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और कुछ बड़े बड़े उदाहरणों को देखते हैं। और इसमें सबसे पहले बात आती है कपड़ा उद्योग की। पता है, ये भारत में एक बहुत ही खास उद्योग है। खास इसलिए क्योंकि ये कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक हर एक कदम पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मतलब शुरू से आखिर तक सब कुछ अपने देश में। भारत में कपड़े का इतिहास तो बहुत ही पुराना है। सोचिए, सदियों तक हमारे यहाँ हाथ से कताई और बुनाई होती थी, लेकिन फिर 18वीं सदी के बाद आया एक बड़ा बदलाव, पावरलूम। और 1854 में जब मुंबई में पहली मॉडर्न कपड़ा मिल लगी, तो समझ लीजिए एक नए युग की ही शुरुआत हो गई। और जब बात आती है कृषि आधारित उद्योगों की, तो दुनिया में भारत का एक बड़ा नाम है। हम जूट के सबसे बड़े उत्पादक हैं, और चीनी बनाने में तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। ये हमारी खेती की ताकत को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार सवाल उठता है, कभी सोचा है कि कुछ खास इंडस्ट्री एक ही जगह पर क्यों बस जाती हैं? जैसे भारत की ज़्यादातर जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे ही क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है भूगोल और इकोनॉमिक्स में।
हुगली नदी के आसपास ही जूट उगाने वाले खेत हैं। नदी से सामान लाने ले जाने का खर्च कम पड़ता है। जूट को प्रोसेस करने के लिए पानी की कोई कमी नहीं और आसपास के राज्यों से सस्ते मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं। मतलब एक परफेक्ट लोकेशन। तो ये तो हुई खेतों से जुड़े उद्योगों की बात। अब चलिए जरा जमीन के नीचे झांकते हैं और बात करते हैं उन उद्योगों की जो अपना कच्चा माल धरती के अंदर से निकालते हैं, यानी खनिज आधारित उद्योग। और इनमें सबसे बड़ा और सबसे जरूरी है लोहा और इस्पात उद्योग। इसे बुनियादी उद्योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार बनाने से लेकर एक छोटी सी सुई बनाने तक हर दूसरे उद्योग को अपनी मशीनरी के लिए स्टील चाहिए ही चाहिए। ये सभी उद्योगों की नींव है। इसके बिना बाकी सब कुछ रुक जाएगा। तो ये स्टील बनता कैसे है? इसका एक खास फॉर्मूला है। मोटे तौर पर इसे बनाने के लिए 4 हिस्से लौह अयस्क, 2 हिस्से कोकिंग कोल और 1 हिस्सा चूना पत्थर लगता है। ये अनुपात ही इस उद्योग की विशालता को दिखाता है। स्टील के बाद भारत का दूसरा सबसे जरूरी मेटल उद्योग है एल्यूमीनियम। ये हल्का है, इसमें जंग नहीं लगता और ये गर्मी का भी अच्छा दोस्त है। इन्हीं जबरदस्त गुणों की वजह से ये हवाई जहाज से लेकर हमारे किचन के बर्तनों तक हर जगह काम आता है। और फिर आता है वो उद्योग जो हमारे घरों, पुलों और सड़कों को मजबूती देता है, सीमेंट उद्योग। भारत में पहला सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई में लगा था और आज़ादी के बाद जैसे जैसे देश ने तरक्की की, ये उद्योग भी तेजी से बढ़ता गया। तो हमने ये तो समझ लिया कि उद्योग कैसे काम करते हैं और हमारे लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमें आगे देखना होगा आज के दौर में भारतीय उद्योगों के सामने क्या चुनौतियां हैं और भविष्य की राह कैसी है। तो आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि सिर्फ कुछ बना लेना ही काफी नहीं है। अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में टिकना है तो हमारे सामान की क्वालिटी दुनिया में बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ कीमत का नहीं बल्कि क्वालिटी का है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। जब पूरी दुनिया एक बाजार बन चुकी है तो मेड इन इंडिया का भविष्य क्या है? हम कैसे ये पक्का कर सकते हैं कि भारत में बनी चीज़ों की पहचान दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के तौर पर हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।